से मैं सुशील त्यागी, ठीक है, एक वर्कर हूँ, फ्रीडम फाइटर फैमिली से हूँ और यहाँ का देहरादून का डिस्ट्रिक्ट एंटरटेनमेंट टैक्स ऑफिसर रहा, तो 13 साल हो गए, रिटायर हो गए और इसमें सक्रिय हूँ। प्लीज, आप मुकेश शर्मा है, फ्रीडम फाइटर ओके जो ऑर्गेनाइजेशन है सक्सेसर का, उसके उपाध्यक्ष भी हैं और सोशल एक्टिविटीज में हमारे साथ इन्वॉल्व है। आप जितेंद्र डडोना है, 3 साल पहले रिटायर्ड हैं, नहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और आपका लाइफ का डेडिकेशन है कि लोगों को, बच्चों को मोटिवेट करके अच्छी शिक्षाएं दें और उनको योग्य बनाएं। आप बहल साहब हैं, सब जानते हैं, और ठीक है, सामाजिक संस्थाओं में बहुत एक्टिव रहते हैं। आप कर्नल के DS मान साहब हैं, आपको कहना चाहिए आपके अंदर भी वो जज्बा है कि हम अच्छे लोग मिलें, अच्छा काम करें, हमारे अंदर हैं या हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। आप पदम सिंह थापा हैं, गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष भी हैं और बहुत एक्टिव, हर रोज वहां पर कोई ना कोई एक्टिविटीज रहती है। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे गोरखा समाज में, हमारे देश के लिए, आजादी के लिए बहुत बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया है और इसके साथ साथ अभी भी शहीद भी बहुत लोग हुए हैं, तो हम उनको याद करते हैं आपस में मिलके। आप मेजर MS रावत हैं, रिटायर्ड हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी। और एक ठाकुर शेर सिंह, आपका भी सामाजिक सेवाओं में, धार्मिक कार्यकलापों में काफी एक्टिव रोल रहता है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप CV थापा हैं और काफी एक्टिव है। इस एज में, 85 ईयर्स के एज में भी सब लोगों को, 86 में काफी एक्टिव रहते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। आप हमारे यंग बहादुर थापा जी हैं और परिचय का ज्यादा क्या देना, यंग है और सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं और खासतौर से सोशल मीडिया में आप बहुत एक्टिव हैं, जो कवरेज बनाते हैं, जो रिकॉर्डिंग करते हैं, न्यूज भेजते हैं, सब जगह आपका मेजर रोल है। आप हमारे BRO के रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और आप भी काफी सक्रिय हैं। आप इस संगठन के सचिव हैं, काफी एक्टिव हैं। हमारे यहाँ 3-4 सचिव हैं, तो आप काफी एक्टिव है, क्योंकि हम शुरू करते थे आज का विचार के। तो बोरा जी, आपका मैं चाहूंगा कि कुछ इस बारे में बताइए। आज के भारतीय वायुसेना दिवस में आयोजित संवाद में ग्लोबल शांति की चुनौतियों के बारे में जो संवाद हो रहा है, उसमें सभी का एक बार फिर स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। जो ग्लोबल शांति की जो चुनौतियां हमारे पास है, एक तो सामाजिक है, एक आर्थिक है और एक हमारा पर्यावरण है। वो तो है ही है, इसमें आप सब आपकी भागीदारी है संयुक्त नागरिक संगठन की, और एक जातिवाद। ये 4 है। अब 4 में से तो हम जो आज की स्थिति में बैठे हैं, जातिवाद सरकार का काम है, आर्थिक भी कुछ हद तक सरकार का काम है और सारा सरकार का काम है, लेकिन कुछ हद तक हमारा है। तो मैं जब शुरू में बचा 1987 की बात है, वहां गया तो मैंने भाई ये तो बड़ा दिक्कत है, पेड़ लगाना पड़ेगा। पता नहीं क्या है क्या नहीं, कैसे उग जाए, ये तो आई डोंट नो सर, लेकिन मैंने पेड़ लगाना शुरू कर दिया सर। वहां राजस्थान में सर, सूरजगढ़ इलाका सर, पेड़ लगाया। पेड़ लगाने के बाद सारे, अब वहां पे पेड़ लगाने के लिए कैसे, एकदम तो नहीं हो सकता सर, मेरे को जानकारी होनी चाहिए। तो मैं उनसे मिला, जो पेड़ से संबंधित डॉक्टर है, सबसे मिला। उन्होंने मेरे को बताया कि सर्वाइविंग किन कौन से महीने में कितनी कितनी रेट होती है, क्या होती है, पेड़ लगाने से कितना आपका सर्वाइव करेगा, क्या आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो वहां से शुरू करके वहाँ पेड़ कौन सा उगाया जाता है, तो वहां पे उस समय सरेस थे, टीट थे, शीशम थे, ये 3 टाइप के पेड़ लगाए सर। मैंने लगाया, उसमें सक्सेस हो गया सर। सूरजगढ़ में लगाया, उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई हनुमानगढ़ में हो गई सर, वहां लगाया सर पेड़ में, वहां भी सेम लगाया। तो ऐसे करते करते जहां जहां मेरी पोस्टिंग हुई सर, वहां मैंने पेड़ लगाना 1989 से शुरू कर दिया। तो मैं पूरा बॉर्डर रोड में रहते लास्ट मेरी पोस्टिंग उत्तरकाशी हुई थी, तो मैं गंगोत्री में भी पेड़ लगा के वहां से रिटायर हुआ। आज के डेट में भी मेरे को, अभी उस समय नौकरी थी सर, नौकरी होती तो आदेश देना, पेड़ लग जाना, हम भी सब उसमें लेते। तो कहने का तात्पर्य आज के डेट में भी अभी तो काफी जगह पेड़ है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ हर साल पेड़ लगाया जाए। तो मेरे हिसाब से पर्यावरण जो विश्व ग्लोबल शांति के लिए पर्यावरण बहुत जरूरी है सर, और इसको मैं कहता हूँ कि सबको अपनाना चाहिए, हम कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
सही मायने में जो वैश्विक शांति के लिए चुनौतियां हैं, जैसे उन्होंने टॉपिक के हिसाब से सब बता दिया, तो पर्यावरण से खास करके हम लोगों का इन्फेंट्री वालों का नहीं है, इधर उधर कोई खास इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लेकिन ये जो बोल रहे हैं इस तरह के हम लोगों के उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्थिति देखते हैं, अभी जब भी देखो बादल हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, और जितने भी हैं हम लोग जो कैंपिंग करने के लिए या ऑन करने के लिए जो बना रहे हैं, तो हम लोगों ने नदी के किनारे पर जितने भी फ्लैट ग्राउंड मिला उसको ही डेवलप करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक तो उपजाऊ है और साथ में वो फ्लैट पोर्शन मिल गया। तो ऐसा करके हम लोगों ने जो है नदी से आने वाले जितने रास्ते हैं उसको अपना अधिकार जमाने के लिए घर बना करके बैठ गए। लेकिन नदी भूलता नहीं है कि भाई अपना रास्ता कभी ना कभी तो चलना ही है। ये जितने भी बादल फटने के बाद में जितने भी तराही तराही हो रहा है, ये इसी कारण से हुआ है, क्योंकि हम अनऑथराइज जगह पर नेचर के बरखिलाफ वाले जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि भाई इंक्रोचमेंट हो गया, तो हम इंक्रोच कर रहे हैं। तो ये चीज जो है हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरा, जितने भी हम लोग सोच रहे हैं कि डेवलपमेंट करना है, पहाड़ी इलाका में बोलते हैं पहले वन लेन। जैसे हम लोग 1956-57 में जब कोहिमा में गए थे नागालैंड में, उस टाइम पर वन वे ट्रैफिक चलता था, गेट सिस्टम था। सुबह 8 बजे इधर से गाड़ी निकली, 12 बजे पर्टिकुलर जगह पर रुक गया, डाउन कन्वॉय आ रहा है वो भी वहीं आकर के रुक गया, क्रॉस करके फिर ये अपने डेस्टिनेशन जाओ, उधर डेस्टिनेशन एक दीमापुर की तरफ जाए, एक कोहिमा की तरफ गए। वो वन वे था, इसलिए उसने पहाड़ को जितना वो करना था, डिस्टर्ब करना था, वो वन वे से ही ठीक बैठा हुआ था। आज के दिन में फोर लेन वाला सिस्टम करने के लिए पहाड़ का ब्लास्ट कर रहे हैं। तो वो करने से अभी जो नुकसान हमको हो रहा है, डेवलपमेंट करने के लिए गांव का विकास करना है, इंडस्ट्रियल एरिया ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ, लेकिन वो ले जाओ करने के लिए रास्ता का चौड़ीकरण ब्लास्टिंग के कारण से जितने भी है पहाड़ कमजोर कर दिए। आज के समय में कोई भी जगह, मैं तो बोलता हूँ मसूरी जो है आफ्टर 5 years और सो बहुत से जगह जो है ना, कैंपटी फॉल वाला उड़ जाएगा, कैमल बैक हिल उड़ जाएगा, ऐसा है। तो ये जो है हम पर्यावरण से जो है छेड़छाड़ जो कर रहे हैं और उसका ही भुगतान हम वो कर रहे हैं। तो इस ये वाला पोर्शन जो है हम लोगों को खास करके ये जो गलत जगह को इस्तेमाल करके हम लोग रिहेबिलिटेट करते हैं या बैठना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा हमको रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा ध्यान देने की बात है। दूसरा, थोड़ा सा जब शांति के लिए बात करते हैं, तो शांति की बात में मैं अपने इलाका मतलब इंडिया का ही वो कर रहा हूँ, भारत का ही कर रहा हूँ। हम लोगों में एक ट्रेंड बना हुआ है कि जितने भी पत्रकार आते हैं वो लेह लद्दाख में पहुंच जाते हैं, एक जवान से पूछ रहे हैं कि तेरा ये हथियार क्या है, इसका क्या है, क्राइटेरिया क्या है, सब चीज पूछ रहे हैं उसके बारे में, और वो बता रहा है कि ये है। उसके किस्म से ही बड़े हथियार का हम एक्सप्लेनेशन करके दिखा रहे हैं। पलटन में हमको सिखाते हैं ना कि भाई डोंट इंडल्ज विथ योर इंफॉर्मेशन। वो इफ्मो वाला एक प्रोसीजर है ना, इंफॉर्मेशन मटेरियल ऑपरेशनल एंड प्लानिंग के बारे में गुप्त रखो बोलते हैं। ये तो पूरा ही धर्रा उड़ा देते हैं, एवरीथिंग यू आर डिस्क्लोजिंग। तो हम लोग को फौजी वाले को, जैसे इन्फेंट्री वाले हैं, उनको बोलते हैं बिल्कुल बाजार में जाएगा तो ये बिल्कुल बोलना नहीं है। हमको तो रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, लेकिन वो पूरे की पूरी बता रहे हैं। यहाँ तक कि उसका क्राइटेरिया ही नहीं है कि वो फॉर्मेशन कहाँ पर मूव होने वाला है, ये कहाँ जाने वाला है, वो तक बोल जाते हैं। तो हम तो अनसेफ तो उसके कारण से हैं, सिक्योरिटी तो बिल्कुल ही गया है ना। तो ये जनता जानना चाहती है, बोलने वाला शब्द हटा करके इनको बोलना है भाई डोंट इंडल्ज विद द आर्मी वाला, मतलब जितने भी यूनिफॉर्म्ड वाले हैं उसके बारे में आप लोग इंडल्ज होने की कोशिश मत करो। अब आमतौर पर वही हो रहा है। ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया, बोलते कि इतने घंटे पहले ही उनको पता हो गया था कि ये स्ट्राइक होने वाला है। वो करने वाले में हम लोगों के बीच में फिर एक चीज है कि घर का भेदी लंका का सुनते हैं, लेकिन जब हम अखबार पढ़ते, न्यूज पढ़ते, तो हम देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे देश पर सीधा पड़ता है। तीसरा, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। तो इस सब्जेक्ट पर एक तो हमारा भारतीय वायुसेना दिवस है आज, ठीक है,
हमारी आर्मी पर हमें ओके प्राउड है, गर्व है। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भी ओके उन्होंने मेजर रोल अदा किया है। तो मैं ये कहना चाहता कि दुनिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन रूस का युद्ध 3 साल से ज्यादा हो गए, लाखों लोग मर गए। गाजा में हजारों बेगुनाह बच्चे ठीक है मारे जा रहे हैं। हमारे भारत पर हमारी इकोनॉमी को डेट करने के लिए टैरिफ लगाए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं तुमको इकोनॉमिकली खत्म कर दूंगा। तो ये सब चालें चल रही है दुनिया में। अभी कल की बात है, वो क्या भूमध्य सागर में तुर्की वगैरह ये सब हमारे ओके जहाजों को घेर लिया उन्होंने। इसके साथ हमारे यहाँ जो रूस से डायरेक्ट सस्ता तेल आता है, क्रूड ऑयल, उसको अटलांटिक सागर में उसने फ्रांस ने किडनैप कर लिया। तो ये था संभावना कि एक और तीसरा विश्व युद्ध एकदम शुरू ना हो जाए। बड़ी खुशी होती है, यूरोप के लोग, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका और जो नॉर्डिक देश है, उनमें वहां की जनता लाखों की संख्या में वो आवाज बुलंद कर रही है कि हम शांति हो और युद्ध ना हो, इस पैसे का दुरुपयोग ना हो और इसको हम अपने देश के लिए अच्छे के लिए लगाएं। तो ये सारी बातें बहुत डिटेल में तो आप लोग आए, देखिए क्या होता है जब हम 5 लोग अच्छे आर्मी से रिटायर्ड होते हैं तो एक आवाज जाती। सामान्य लोग ठीक है ओके, हम लोग तो कहते ही रहते हैं जो हमारी बातें होती है, लेकिन महत्व आपका ज्यादा होता है। तो यही रिक्वेस्ट की हमने पापा जैसे कि ठीक है हम लोग बैठते हैं, देहरादून में लाखों लोग हैं, हजारों आर्मी के अफसर भी हैं, ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ बैठना एक संदेश तो है कि हम कहना क्या चाहते हैं। दुनिया को एक संदेश 5 आदमी भी दे सकते हैं, 1 आदमी भी दे सकता है, हो सकता है कहीं ये जाके विचार इंप्लीमेंट भी हो जाए। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए ठीक है हमने कहा ओके चैलेंजेस हमारे देश के सामने या दुनिया के सामने जो चैलेंजेस आ रहे हैं युद्ध के खतरे को लेकर, उसमें हम थोड़ा थोड़ा अपना विचार व्यक्त कर लें। और ये विचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये कोई एक ड्रामा टाइप का नहीं होता है कि ठीक है हमने अपना टाइम किल किया, हम ओके 1-1.5 घंटा बैठे चाय पी के चले गए। ये विचार ओके आगे तक जहां तक भी जा सकते हैं जाने चाहिए। मैं 72 में वर्ल्ड पीस काउंसिल ओके उसका मेंबर था, उसकी इंडिया की अलग फोरम थी एप्सो, उसका सेक्रेटरी रहा हरिद्वार में। तो हमने देखा तभी से कि स्टार वार की तैयारियां तो अंतरिक्ष में ओके सैटेलाइट वो क्या कहते हैं एटम बम वहीं पर ओके लगा के वहीं से वो वार शुरू करने की एक प्लानिंग अमेरिका की थी। तो हम लोगों ने ओके कितना वो आवाजें उठाई हैं हमारे हिंदुस्तान में जो भी यूनिट्स थी। तो कुल मिला के हुआ उस समय वो स्टॉप कर दिया गया दुनिया के लोगों के आवाज के द्वारा। चीज है जहाँ की कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस चल रही है वर्ल्ड के अंदर, वो सब किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं आपस में 78 कंट्रीज। तो ये जो है इनके कैसे इनका सॉल्यूशन मिलेगा, इनको हमने विश्व शांति में भारत का क्या रोल होना चाहिए। तो भारत के सामने क्या समस्या है, पहले तो एक तो हमारे सामने एक टेररिज्म की समस्या है। जैसे कि हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है और भी अफगानिस्तान है। तो यहाँ से हमारे पास बहुत सारे टेररिस्ट आते हैं जो कि जम्मू कश्मीर और इलाकों में काफी मतलब हमारे देश को कमजोर करना चाहते हैं। बीच में कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं, जैसे कि अभी पहलगाम का अटैक हुआ था जिसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर हो गया था। तो ऐसे बहुत सारे जो हमारे पास टेररिज्म के अगेंस्ट हमारी जो हमको शांति चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो पहले से ही हमारा देश जो है हमेशा शांति प्रिय रहा है। हमारे तो शांति के मंत्र चलते हैं सबसे पहले कि ओम शांति शांति। तो ये शांति के मंत्र, उसके बाद महात्मा बुद्ध हुए तो उन्होंने भी बुद्धम शरणम गच्छामि शांति का पाठ पढ़ाया। फिर धीरे धीरे आगे गए तो अभी जो हमारा चाइना के साथ हमारा जो जब हम देश आजाद हुआ तो हमने एक समझौता किया जिसमें पंचशील
एक सिद्धांत था जिसमें 5 बातें कही थी कि हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, किसी की टेरिटरी में नहीं जाएंगे और एक दूसरे को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाएंगे। ऐसे 5 सिद्धांत थे उसमें, तो वो भी शांति के लिए थे। उसके बाद भारत का जो बहुत बड़ा रोल है, हम यूएनओ में विश्वास रखते हैं। तो यूएनओ में क्या करते हैं, भारत यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजती है। जहां कहीं भी लड़ाई होती है तो हम यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजते हैं, और अभी तक भारत कम से कम 50 देशों में अपने 2 लाख के करीब या उससे ज्यादा अपनी सेना को भेज चुका है, और वहां शांति स्थापित कर दी है। आर्मी का अल्टीमेट एम ही होता है कि पीस कायम करना। सपोज हमारे पास न्यूक्लियर पावर है तो उसका एक ही एम है कि वो एक डिटरेंट के तौर पे है कि कोई हम पे अटैक न करे, हमारे देश में शांति बनी रहे और दूसरे लोग एनिमी जो हम पे अटैक न कर सकें। आज जो वर्ल्ड में जो सबसे शांतिपूर्ण देश है उनमें आता है आइसलैंड नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आता है आयरलैंड, नंबर 3 पे न्यूजीलैंड, नंबर 4 पे ऑस्ट्रेलिया। तो ये कंट्री जो है बहुत शांतिपूर्वक है। और जैसे सिंगापुर, तो यहाँ शांति है, यहाँ कोई लड़ाई लड़ती, इनकी सेना भी नहीं है ज्यादातर देशों की। जो ज्यादा डिस्टर्ब्ड जो कंट्रीज हैं जैसे कि रसिया सबसे ज्यादा, रूस सबसे ज्यादा चिंतित टेंशन में है, वहां परेशान, जो सबसे लास्ट नंबर उसका आता है। फिर यूक्रेन है, फिर उसके बाद में अफगानिस्तान, और इस तरह से बहुत सारे देश हैं जो बहुत सारे परेशानियों में जूझ रहे हैं। तो हमें विश्व शांति के लिए इंडिया का जो कदम है हमें उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, और हमें अपने देश में विश्व में शांति स्थापित करनी चाहिए। धन्यवाद। वायु दिवस के उपलक्ष्य में सभी यहाँ उपस्थित हमारे ब्रिगेडियर बल सर, मान सर, सभी को मेरा सादर प्रणाम है। मैं थोड़ा सा विश्व शांति के लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। न कोई हथियार बनाने की होड़ में जीतेगा, न कोई हथियार बनाने की होड़ में जीतेगा, न नरसंहार करके धरापति बनने की कोशिश करेगा। विश्व शांति का मत भारत ही देगा। तो ये एक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जो पीढ़ी दर पीढ़ी या हमारे पौराणिक काल से जो चलता हुआ आ रहा है, भारत विश्व गुरु की कगार पर है और विश्व शांति के लिए भी वो उसी तरह से प्रयास अपना कर रहा है। आए दिन में अभी जो हम जितने भी वक्ताओं ने विश्व शांति के लिए जो बातें बोली हैं, आपके जो हथियारों की होड़ लग रही है और जो भी देश को अपने अपने तरीके से मोनोपोल करके उसको अपने में शामिल करने की होड़ लगी हुई है। तो साथ साथ में जितने भी आज 2 साल से 3 साल से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, या जहां भी जितने भी लड़ाई हो रही है, उसका जो लड़ाई के साथ साथ में जो शांति की प्रक्रिया, और सबसे बड़ा मैं यही कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ने जो अपनी जो मध्यस्थता सभी के साथ की, वो बहुत ही एक सोच समझ के अपनी मध्यस्थता में लगा हुआ है। और मैं चाहता हूं कि जो ये होड़ आज चल रही है कि हम भारत यूक्रेन से रशिया से तेल क्यों ले रहा है, उसको ट्रम्प जी बोल रहे हैं कि भाई ये बंद करो, और जो नहीं मानोगे तो हम आपको टैरिफ 100% टैरिफ, 50% टैरिफ का जो वो राग अलाप रहे हैं, वो एक भारत अभी उस कगार पे आ चुका है कि वो अपने फैसले खुद ले सकता है। और उसी का जो आज हम देख रहे हैं कि उसको बोखलाकर यूएसए जो है वो उसको अपने ऊपर हावी करने की कोशिश करना चाहता है, पर वो नहीं हो रहा है। अब जब इतनी लड़ाइयां विश्व में हो रही हैं, तो साथ साथ में पर्यावरण को भी उनके द्वारा चलाए गए जो आज हथियार हैं, इनके मिसाइल्स हैं, जो इतने वो मात्रा में चल रहे हैं, तो उसका पर्यावरण को क्या आने वाले समय में किस तरह का विश्व होगा, ये एक बहुत सोचनीय विषय है। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार जो यहाँ हमारे और वक्ताओं ने बोला है कि हमें भारतवर्ष को पर्यावरण के लिए भी अत्यधिक से अत्यधिक सोचना पड़ेगा। जितने भी हो सकता है कि आज उत्तराखंड में जिस तरह की त्रासदियां आई हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि पर्यावरण जैसे जैसे व्यर्थ में जा रहा है, तो उसमें साथ साथ में नुकसान भी हमारे को हो रहा है। तो ये मैं कहना चाहूंगा, सरकार से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि पर्यावरण के विषय में आप ऑल वेदर सिस्टम रोड बना रहे हैं, या आप टूरिज्म में आप तरक्की कर रही है उत्तराखंड, तो साथ साथ में ये भी देखा जाएगा कि कितने प्रतिशत हम लोग उस टूरिज्म के लिए जाना है, उनको भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करें। आज आप देख रहे हो कि मौसम किस तरह से अपनी करवटें बदल रहा है, फिर भी लोग अपने घरों को अपने उसको छोड़ के और बाहर जा रहे हैं और अपने परिवार को खो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक समस्या है। हम चाहते हैं कि आज हम संयुक्त नागरिक संगठन और गोरखाली सुधार सभा के तत्वाधान में जो ये आज यहाँ बैठक का और संवाद का आयोजन किया गया है, सरकार तक यह आवाज जाए कि अत्यधिक जो पहाड़ों में और जो नदियों में, नालों में जो इंक्रोचमेंट है, उसमें थोड़ा सा निगरानी रखे और उसको
की वजह से आज पर्यावरण क्या अब सरकार एक तरफ बसा रही है झुग्गी झोपड़ियों को मनमाने तरीके से कर रहे हैं, बाद में जब वो बह रही है उनके आपदा का कगार पे आ रही है तो सरकार ही उन लोगों को लाखों रुपया उनको अनुदान दे रही है, राहत दे रही है, तो इससे सरकार की इकोनॉमिक में भी काफी फर्क पड़ता है। तो क्यों ना इस चीज को पहले से ही विचार करके सरकार अनऑथराइज जगहों को एकदम से वैकेट कराए, खाली कराए, और वहां पर जो आज सिस्टम हो रहा है आप देख रहे हैं कि लोग अपनी आराम प्रस्त जिंदगी में अपने एक एक घर में दो दो तीन तीन गाड़ियां अपनी है, तो पर्यावरण उससे भी तो आपका नुकसान हो रहा है। तो मैं चाहूंगा सरकार इस ओर में कदम कराए, जो आज यहाँ बुद्धिजीवी लोगों ने अपने विचार रखे हैं उसको सरकार तक भी हम और अपने संयुक्त नागरिक संगठन के माध्यम से सरकार तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। आप लोग सब लोग यहाँ आए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हिंदुस्तान में हमारे नेबरहुड के साथ में बनानी चाहिए, वही नहीं है, ना पाकिस्तान के साथ में है, ना बांग्लादेश के साथ में है, ना नेपाल के साथ में है। तो हमारे साथ में हमारे जो पड़ोसी लोग हैं उनके साथ बनाना बहुत जरूरी है, जब ही हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो दुनिया का छोड़िए, दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो देखो दुनिया में तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने नेबरहुड के साथ में बना के रखें। वो जो लोग हैं जो साथ वाले हैं, हम लोग पहले एक समय था कि ऑलमोस्ट एक ही कंट्री के थे, अभी अलग अलग हो गए हैं। तो मतलब वो जानते हैं कि हम कैसे रहते हैं और हम जानते हैं वो कैसे रहते हैं। इसलिए दोनों को हिंदुस्तान को चाहिए कि इनके साथ में मिलके जो भी अपने डिफरेंसेस है वो सॉर्ट आउट करके इनके साथ में बना के रखना चाहिए। ऑफिसर्स, मेरा जो सब्जेक्ट है, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में स्पेशलाइजेशन किया है मैंने, तो मेरी कुछ टर्म्स जो होंगी वो इकोनॉमिक टर्म्स भी होंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनको सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके यहाँ तो आप तो आर्मी वाले हैं कि गोली चलेगी उधर से तो इधर से भी गोली चलेगी और दोनों खत्म हो गए। यहाँ पर सवाल डिप्लोमेसी का है। सर, डिप्लोमेसी में हमारे को सबसे पहला सब्जेक्ट जो लाइन थी वो ये समझाई गई थी कि इफ ए डिप्लोमेट सेज यस, अगर वो कहता है यस तो इट मीन्स परहैप्स कि शायद वो कर देगा, एंड इफ ही सेज परहैप्स कि शायद मैं कर दूंगा, तो इसका मतलब वो नो नहीं है, वो नहीं है। एंड इफ ही सेज नो, ही इज नॉट ए डिप्लोमेट, वो डिप्लोमेट है ही नहीं है। अच्छा, सबसे पहले एक बात ये हो रही थी कि चैनल्स के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं। सर बता रहे थे 99% जो इंफॉर्मेशन है वो उनके पास नहीं होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है कि वो बोलते हैं ना हमारी सोर्सेज से हमें पता चला है, तो लेकिन उनको ये सोर्सेज बताना के लिए उनको कंपलसरी नहीं है। ये वाली बात तो एक हो गई सबसे बड़ी। अच्छा, और जितने हम लोग, इवन हम लोग भी जो बैठे हुए हैं, जितने लोग, सिर्फ 5 या 6 लोग जो होते हैं उनको एक्चुअल पता होता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स, ये लोग जो हैं टॉप ऑफिशियल्स, ये डिसाइड करते हैं और उसके बाद स्ट्रेटेजी बनती है और उसके बाद ही सारे एक्शंस लिए जाते हैं। अब सिचुएशन क्या है इस टाइम? एस जयशंकर लगे हुए हैं, वो हर कंट्री में जाकर कहते हैं, लेकिन सर प्लीज याद रखिएगा, झूला झूल लिया साथ में, नमस्ते इंडिया बोल दिया है ना, एंड मोदी इज ए गुड फ्रेंड, मोदी इज ए गुड फ्रेंड, एंड नेक्स्ट डे मोदी इज ए गुड नेगोशिएटर, है ना। आप 25% से 50% के ऊपर आ गए। क्यों आ गए आप? क्योंकि रशिया से आप ऑयल ले रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि वो यूक्रेन को हेल्प कर रहा है। तो सर ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन हम सब देशभक्त बैठे हुए हैं। मैं ओपन आपको कह रहा हूं कि अगर इसका सॉल्यूशन ये रिजॉल्व नहीं होता, अगर ये नहीं होता टैरिफ की प्रॉब्लम, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमें होगा। सर उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम इंपोर्ट इंटेंसिव कंट्री हैं, हम एक्सपोर्ट नहीं करते ज्यादा, आप लोगों को मालूम है, हम इंपोर्ट ही करते हैं ज्यादा। तो इंपोर्ट करने में, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सर सारा जो जितनी नेगोशिएशंस होती हैं, जितनी ट्रेड डील्स होती हैं, वो सारी डॉलर्स में होती हैं।
वो सारी डॉलर्स में होती है, रुपए में कहीं कोई एक्सेप्ट नहीं करता। अभी उन्होंने एक एक्सेप्ट कोशिश की है कि नेपाल बांग्लादेश के साथ रुपये में ट्रेड हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। ईरान के साथ हमने कोशिश करी थी कि हम बासमती चावल उनको एक्सपोर्ट करेंगे, के बदले हमें ऑयल देंगे, लेकिन वो ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा, ऑयल हमें ज्यादा चाहिए, चावल उनको कम चाहिए, तो वो जो ट्रेड डेफिसिट है, और हम करंट अकाउंट डेफिसिट में भी बहुत पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हमारी करेंसी आज 88 रुपए हो गई है। अब आप ये कल्पना करो सर, अगर आपका बच्चा पढ़ने के लिए गया हुआ है, जब वो गया था सर तो वो 70 रुपए में गया था डॉलर उस टाइम, और अब जब वो फीस भेज रहा है तो वो 88 रुपए में भेज रहा है। तो आप कितना बड़ा 18 रुपए का अगर आप डिफरेंस दे रहे हो तो आपके ऊपर कितना बड़ा लोड पड़ रहा है। और सेकंड सबसे बड़ी मार जो पड़ी है वो ये है कि अब $1,00,000 लिए जाएंगे H1B वीजा पे सितंबर से। सो दीज आर द करंट इश्यूज जो हमारे को खा रहे हैं, हमारे को अंदर। पर्यावरण सेकेंडरी, अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है। अच्छा, उसके अलावा आपने रुपये लगातार गिर रहा है, कमोडिटीज क्यों बढ़ रही हैं, सोना क्यों बढ़ रहा है, चांदी क्यों बढ़ रही है, कि जब भी क्या होता है, जब भी व्हेनेवर देयर इज अनसर्टेनिटी पीपल गो टुवर्ड्स सेफ एसेट्स, लोग सेफ एसेट्स की तरफ जाते हैं। कि शेयर मार्केट आपकी, हाँ, जितने फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, या जिनको बोलते हैं एफपीआईज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, ये जितने हैं ये लगातार वहां से निकाल रहे हैं पैसा हमारे इंडिया से, और वो यहां से लेकर जा रहे हैं, जिसका कारण है कि जो हमारे पास $700 बिलियन के रिजर्व्स थे वो लगातार कम हो रहे हैं। उनको अभी आगे नजर कुछ नहीं आ रहा है। और अभी इसका इफेक्ट मैं आपको आज बता रहा हूं, हम फिर 6 महीने बाद शायद मिलने, साल के बाद, 3 या 4 महीने के बाद बैंक्स में डिफॉल्ट होने शुरू हो जाएंगे। रीजन बीइंग क्योंकि पोर्ट्स के ऊपर सूरत में माल पड़ा है, और सूरत के जो डायमंड जो ये वर्कर्स हैं उनको उनकी सैलरीज कट हो रही है, उनको निकाला जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये माल उनके पास जो पड़ा है, ये जो है वो अब बंद हो गया, वहां पर एक्सेप्ट होना बंद हो गया, और जब तक ये नहीं होगा तो फिर ये आगे चलना बंद हो जाएगा। तो दीज आर द मेन इश्यूज जो कि ये रिजॉल्व होंगे, ये जल्दी हो जाएंगे रिजॉल्व, लेकिन इसमें अब यूरोप के कंट्रीज को भी हिस्सा लेना पड़ेगा। और वॉर्स जो है, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, वॉर अभी कुछ नहीं कह रहा है, मोदी कुछ नहीं बोल, वो उधर से बोलते हैं कि मैंने 7 बार वो किया, 7 जगह पर 7 कंट्रीज में मैंने लड़ाई रुकवा दी, मुझे तो नोबेल प्राइज चाहिए। लेकिन मोदी साहब ने आज तक ये नहीं बोला, लोगों ने बोला, बाकियों ने बोला, आपके डिप्लोमेट्स ने, कि इन्होंने लड़ाई नहीं रुकवाई, लेकिन मोदी साहब ने एक बार भी नहीं ये बोला कि इन्होंने लड़ाई नहीं रुकवाई। सो whenever there is any information, please check it twice, thrice, 4 times, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि एक्चुअली में सिचुएशन क्या है। सो दिस वाज माय दिस थिंग, मेरे थॉट्स थे, ये मेरे विचार थे, इसमें उम्मीद आपको पसंद आएगा। आज की इस गोष्ठी के अध्यक्ष जी हमारे ब्रिगेडियर बहल जी, खाली सुधार सभा की थापा जी, और सभी आदरणीय जितने भी फौजी भाई हैं, उनके श्री चरणों में नमन करता हूं। हमारे राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित रखने वाले हमारे सैनिक, जाबाज सैनिक, बहादुर सैनिक, मैं तो कहता हूं ये 25 साल के हैं, हमारे 86 साल के नहीं, ये अभी 30 साल के हैं। इनके अंदर जो जज्बा है आज भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हर बार हमारे ब्रिगेडियर साहब यहाँ पर कैसी भी स्थिति का हो, तबियत खराब है, कहीं पर बुलाया जाता है, अपने आते हैं। तो मैं तो इनको नमन करता हूँ, श्री चरणों में नमन करता हूँ सर, कैसी भी हालत हो। हमारे त्यागी जी हैं, स्वतंत्र सेनानी परिवार के हैं, इनकी भी एज काफी है, वैसे इनसे तो बच्चे ही हैं अभी। इन्होंने कैंसर को हरा के आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो इनके लिए भी एक ताजी तो बनती है। तो आज का विषय भारत और वैश्विक शांति की चुनौतियां हैं। मेरा मानना यह है कि अगर हम समर्थ हैं, अगर हम ताकतवर हैं, तो शांति स्थापित हम करके रहेंगे। और आज पाकिस्तान 100 बार सोचता है भारत पर कुछ करने से पहले। चीन डरता है क्योंकि उसे पता है भारतीय फौजें बहुत स्ट्रांग है, भारत ने अपने हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं, भारत की इकोनॉमी ऊपर जा रही है। अभी वैसे बताया है कि टैरिफ की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम आर्थिक स्थिति से भी मजबूत हो रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए है
कि एक अच्छा नेतृत्व हमें मिला है। जब एक अच्छा नेतृत्व मिलता है और नागरिक सहयोग करते हैं, नागरिकों का सहयोग हर जगह, पर्यावरण हो, शांति हो, लड़ाई की बात हो, उनका सहयोग सब जगह, हर जगह, हर समाज में बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हमने 1965 का युद्ध देखा, हमने 1971 का युद्ध देखा, क्योंकि हमारे पास एक सबल नेतृत्व था, इसलिए हम विजयी रहे। लेकिन 1962 में हमारी शांति की, हम अपनी शांति की रट लगाए रहे, और इस कारण फौज हमारी उस समय भी मजबूत थी, लेकिन क्योंकि हम नेतृत्व इतनी जल्दी कमजोर था, इतना निर्णय नहीं ले सका, इसलिए वो युद्ध हम हार गए। हार कहने में मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं भी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार का सदस्य हूं। मेरे चाचा मेजर जनरल भूपेंद्र नारायण शर्मा मेजर जनरल रहे। तो मेरा तो मानना यह है कि वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद है। आज आप विश्व के किसी भी बड़े शहर में देख लो, फ्रांस हो, जर्मन हो, इंग्लैंड हो या कोई और जगह हो, आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है। नंबर 2 पर पर्यावरण आ रहा है। तो सबसे जरूरी यही है कि आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए, हम कैसे मजबूत हों, ताकि हम अपने जो हमारे मूलभूत सिद्धांत रहे हैं शांति के, लेकिन शांति तभी संभव है जब हम समर्थ हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थवान होता है उसको कोई दोष नहीं देता। तो नागरिकों के अंदर अगर वो है, जज्बा है, लड़ने की इच्छा है, तो वियतनाम चीन को भी पीछे हटा देता है और अमेरिका को भी पीछे हटा देता है। इसलिए मजबूती सबसे जरूरी है। हमें मजबूत हैं, सेना हमारी मजबूत है, हथियार हमारे पास होने चाहिए, मेरा यही कहना है। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। 48 में इसीलिए हुई थी कि दुनिया में शांति बनी रहे, लेकिन क्या हुआ कि बाद के समय में आज हम देख रहे हैं कि अमेरिकी लॉबी, जिनका एक ही पॉलिसी है पहले से, जो भी उनका राष्ट्रपति रहा है कि अमेरिका फर्स्ट, दुनिया के और जितने देश हैं वो हमसे ज्यादा ताकतवर ना हो जाए और हम उनको डोमिनेट करें, जैसा हम कहें वैसे ही चलेंगे। आज की स्थितियों में संयुक्त राष्ट्र संघ इसलिए पंगु हो गया है। ठीक है, वीटो पावर है आज शक्तियों के पास, इसलिए कि उसको जो आर्थिक रूप से फंड मिलता था अमेरिका या और यूरोपियन कंट्रीज से, उसमें उन्होंने बहुत कमी कर दी। अब यूनाइटेड नेशन की जो भी मानवीय सहायता है या पीस कीपिंग फोर्स है, XYZ बहुत उनके प्रोग्राम्स हैं, तो वो अपने आप में अब सक्षम नहीं रहा लोगों की हेल्प करने के लिए। अब दूसरी बात ये कि इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ में नाटो, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकी लॉबी, इन्होंने इस तरीके से वहां पर डोमिनेट कर रखा है कि सब भयभीत हैं, आवाजें उठ रही हैं, नो डाउट। देखिए हमारा फॉरेन मिनिस्टर हो या और सेक्रेटरी हो, जब आज के समय में यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली में बात करते हैं तो उनकी बात को सुना जाता है, और इसलिए कि हम अपने आप में हमारा मॉरल मजबूत है और हम सही जगह है, हम किसी के गलत उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर रहे। तो हम लोगों का दायित्व यही है कि हम अपने देश को, अपने प्रधानमंत्री को इंकरेज करें कि आप जो कुछ कर रहे हैं हम आपके साथ हैं। रूस ने हमारे साथ दोस्ती आजादी के बाद हर जगह सबसे आगे लगाई है, और हमारी इकोनॉमी को आर्थिक क्षेत्र में खनन या जल विद्युत परियोजनाएं हो, कितने भी सेक्टर्स हो, मेडिकल, उन्होंने इतना हमको आत्मनिर्भर बनाने में मजबूती दी है, आज हम गर्व कर सकते हैं। और अब रूस क्योंकि ठीक है यूक्रेन के साथ युद्ध में इन्वॉल्व है, और उसका एक ही कारण है कि बाइडेन की साजिश की वजह से यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ। उनकी पहले से पूरी प्लानिंग थी कि ठीक है हथियार हम सब तैयारियां रखो, और ठीक है जब भी हम इशारा करेंगे तो आप स्टार्ट कर देना। तो क्या हुआ क्या, और उसका ऑब्जेक्ट क्या था अमेरिका का, कि रूस शक्तिशाली ना हो, आर्थिक रूप से मजबूत ना बने, इसलिए उसको कमजोर करना है बस। ठीक है, उसकी इंडस्ट्री उड़ा दो, इकोनॉमी उड़ा दो, एकमात्र ऑब्जेक्ट था, और 3 साल हो गए। ठीक है, और सारे नाटो यूरोपियन कंट्रीज एक जगह है और रूस केवल अकेला है।
लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हम खुल के रूस का फेवर भी नहीं कर रहे, लेकिन उसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं, और इस मामले में हम साथ हैं। और हमारे आर्थिक स्वार्थ जुड़े हुए हैं। क्रूड ऑयल सबसे सस्ता रशिया से आ रहा है, और यही बात अमेरिकी लॉबी को यही जज्ब नहीं होती कि मैंने मना किया था इंडिया को कि तुम तेल नहीं खरीदोगे, फिर भी खरीद रहे हो। इसलिए क्रोधित होकर, ठीक है आज बबूला होकर वो हम पे टैरिफ लगा दें, और ठीक है हमको सामना करना है टैरिफ का, उसमें हम पे भी दबाव आ सकते हैं, तो हमें अपने देश के लिए तैयार रहना है। विभिन्न क्षेत्रों में आप लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में भी अनुभव साझा किए हैं। तो एक तो चुनौती है हमारे सामने पर्यावरण की। जो पर्यावरण में आज कमी है उसके 99% जिम्मेदार हम लोग हैं। वह इससे पूर्व भी कई बैठकों में हम विस्तार से उस पर चर्चा कर चुके हैं। तो जो पर्यावरण पर हम लोग जिम्मेदार हैं उस पर रोक लगनी अति आवश्यक है। वृक्षारोपण होना, जो जहाँ पर विकास के नाम पे हम लोग वृक्षों को काट रहे हैं या नदी नालों को बंद कर उनका रास्ता बंद कर रहे हैं, इस पे जो है सरकार की तरफ से जो है प्रतिबंध लगना चाहिए। और इसमें जो है मैं समझता हूं कि अतिक्रमण के लिए संबंधित व्यक्ति और संबंधित सरकारी कर्मचारी दोनों जिम्मेदार हैं। अगर सरकारी कर्मचारी ईमानदारी से काम करता शायद ये अतिक्रमण ना होते। चाहे पटवारी है, चाहे उस क्षेत्र का अमीन है, चाहे उस क्षेत्र की पुलिस व्यवस्था जो हमारी दी है, जब तक उनका इन्वॉल्व नहीं होता है तब तक वहां पर अतिक्रमण नहीं होता है। तो इस पे जो है सरकार को पूर्ण रूप से अंकुश लगाना चाहिए और जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए, तभी हम पर्यावरण को आगे सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा हमारा बिंदु है विश्व शांति की। कई देशों की लड़ाई और ये सब बातें बीच में आ चुकी हैं। इसमें मेरा मानना है कि हमको जो है, भारत को जो है आत्मनिर्भर सबसे पहले होना है। और जैसा कि हुआ भी है, ऐसा नहीं है, कुछ मामले में जो है हम लोग काफी हद तक आज आगे बढ़े हैं। हमें दूसरे देशों का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है। हम आज निर्यात कर रहे हैं, आयात कम कर रहे हैं, निर्यात ज्यादा कर रहे हैं। कई मामले ऐसे हैं। तो जो कुछ कमियां रह गई हैं उनको भी हमें, हमारे देश को चाहिए कि उनको जो है पूरा करें और अधिक से अधिक मात्रा में स्वदेशी हम लोग भी उसको यूज करें। जैसे अभी हमारे भाई साहब ने बताया था कि हमको स्वयं अपने आप से शुरू करें और लोगों को भी जागरूक करें कि हमको स्वदेशी ही अपनाना चाहिए, विदेशी जो भी सामान है उसका कम से कम प्रयोग हो। हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मतलब पड़ोसी से संबंध होने चाहिए, मैं भी इसका पक्षधर हूँ। संबंध तो अच्छे होने ही चाहिए, और लेकिन क्या करें, जब कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि जब पड़ोसी ठीक से नहीं रहते तो फिर थोड़ा सा हल्का फुल्का वहां पर भी अपने आप को टेढ़ा बनना पड़ता है। ये तो बात आ गई। जहां तक अभी बात आई थी वियतनाम युद्ध की, वियतनाम ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, मैं अभी वियतनाम विजिट करके आया, उनके मैंने एक एक चीज देखी है। उन्होंने रात को जो है ना, रात के उनके इंस्ट्रूमेंट बनते थे सुबह लड़ने के लिए। फौजी लोग जानते होंगे, मुझे ऐसा अनुमान है। और सुबह उन्होंने लड़ाई लड़ी, पहले इक्विपमेंट बनाए, उन्होंने गोरिल्ला युद्ध लड़ा और अच्छी तरह से वो लोग सक्सेस हुए। जब जहां तक बात अभी 62 की शर्मा जी ने बोला, ऐसा है कि हर समय का एक अपना महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि 62 में लोग समझदार नहीं थे। मैं सन 76 में मैंने हाई स्कूल पास किया, एंड एट दैट टाइम आई वाज इन माय विलेज पौड़ी गढ़वाल। तो हमारे साथ, हम लोग जब सीनियर लोगों के साथ बैठते थे, तो जो कोई 40, 45, 50 साल का होता था, तो उसकी पता लगा उंगलियां जो है ना गायब रहती थी आगे से। तो हम उनसे पूछते थे कि चाचा जी ये क्या हो गया? कह रहा बेटे वहां पर कोई सामान ही नहीं था और बर्फ के में ज्यादा दिन हम लोग रह गए, तो इसके अलावा क्या होना था। तो ये नहीं है, मतलब उस समय हमारे लोगों ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था, हम लोग डेवलप नहीं, कंट्री नहीं थी हमारी, सामान नहीं था। आप लोग मेरे ज्यादा बढ़िया जानते होंगे, मैं तो एज ए लेमैन बोल रहा हूँ, है ना। तो ये सी चीजें थी उस समय जिसकी वजह से जो है ये दिक्कतें आई। ऐसा नहीं, उस समय लोगों ने, जो हमारे राजनेता थे और जो हमारे सैनिक थे, वो भी पूरे ईमानदारी से लड़े, सब कुछ हुआ। लेकिन वो रीजन वही था कि भाई उस समय हमारे पास इतना इंस्ट्रूमेंट, 303 से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। फौजी लोग मेरे से ज्यादा जानेंगे, है ना। सन 62 की बात बता रहा हूँ, मेरे तो 60 का तो मेरा जन्म है ना। ये दो चीज हो गई। तीसरी मैं ये कहना चाहूं कि हमारी तैयारी कैसी है। हम लोग अभी भी यहाँ पर बैठ के बातचीत कर रहे हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। 7 मई की रात को आखिरी हुआ था ना, जब सब जगह जो है जम्मू कश्मीर वगैरह में काफी जो है वो हो गया था। 7 तारीख की रात को देहरादून में सायरन बज रहे थे।
ये उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूँ, मैं डिप्टी चीफ रह चुका हूँ देहरादून में। अभी मेरा रिटायरमेंट हुआ 1.5-2 साल पहले। तो मैं डिप्टी चीफ था सिविल डिफेंस का, आर्मी वाले लोग जानते होंगे, नागरिक सुरक्षा संगठन का, और हमने यहाँ पर काफी कुछ काम भी किया है सिविल डिफेंस के लिए। तो आप यकीन नहीं करें, रात को जो है 8:30-9 बजे के लगभग मैं अपने मोहल्ले में था, नेशनल रोड में रहता हूँ, सामने जो है वहां से सायरन बज रहे थे। कहाँ से? ये आपके ओएनजीसी से, ओएनजीसी का जो वहां पर ऑफिस है ना आर्मी के अंदर, तो वहां पर जब सायरन बज रहे थे तो मैं तो अंदर था, एक आदमी आया, नशे में था वो थोड़ा सा, वो चिल्लाते निकला गली में कि साहब लाइटें बंद करो, लाइटें बंद करो। तो मुझे बाहर आना पड़ा डिप्टी चीफ सिविल डिफेंस के नाते। अरे मैंने कहा क्या बात हो गई? तो मैंने देखा कि बाहर सायरन बज रहे हैं, सायरन बज रहे हैं। मैंने पहली, हमारी इकाई होती है थाना, सबसे छोटी इकाई में कोतवाली क्षेत्र था हमारा, तो मैंने कोतवाल साहब को फोन किया, ठीक है, उस समय अधिकारी जी थे कोतवाल साहब। तो पहले तो उठाया नहीं उन्होंने, 2-3 बार में फोन हुआ, उसके बाद उठाया, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा भाई मैं रावत बोल रहा हूँ। हाँ बोले रावत जी बताइए। मैंने कहा जी ऐसा है कि सायरन बज रहे हैं बहुत देर से, अरे हाँ लाइट बुझनी बंद नहीं हो रही है, क्या करना है आपको? जी मेरे तो संज्ञान में कुछ नहीं है। ठीक है जी, एक पहला वो तो है। दूसरा, मैंने अब उसका नेक्स्ट समय क्या करूंगा, जब कोतवाल के संज्ञान में नहीं है, मैंने सीधा एसएसपी को कॉल लगाई, एसएसपी ने उठाई। मैंने उनको बोला कि उन्होंने भी ये हाथ झाड़ दी थी, 10:30 बजे सब हाथ झाड़ रहे हैं, सायरन पर कंटिन्यूस बज रहे हैं, ठीक है। उन्होंने मना कर दिया कि हमारे संज्ञान में नहीं है, तो हम क्या करें। फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा हम तो आर्मी के बगल में हैं, और उस समय वो आर्मी इलाके को टारगेट किया जा रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि एसडीओ जो ये परेड ग्राउंड का था, सिंह साहब, उनको फोन किया। मैंने यार सिंह साहब आप ऐसा करो, ये सायरन पे सायरन बज रहा है, आप अपने क्षेत्र में लाइट बंद कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है जी मैं कर देता हूँ। मतलब मेरा ये कहना है कि हम कितने तैयार हैं, हम कितने तैयार हैं, हम कितने तैयार हैं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। तो उसके बाद एसएसपी साहब ने भी हाथ झाड़े कि साहब मेरे संज्ञान में नहीं है, जबकि वो नोडल ऑफिसर थे। कौन? डीएम उसका चेयरमैन होता है इसमें, और एसएसपी जो है नोडल ऑफिसर होता है, बट वो भी जो है हाथ झाड़ गए। फिर मैंने एसडीओ को फोन किया, एसडीओ ने लाइट बंद कर दी, और मैंने कहा जब मैं कॉल करूंगा आप जो है फिर लाइट खोल देना। 15 मिनट बाद जो है सायरन बजने बंद हुए, मैंने फिर कॉल किया, है ना, उसके बाद उन्होंने खोला। आप यकीन नहीं करेंगे, दूसरे तीसरे दिन डीएम साहब ने, उस समय तो रोज ही मीटिंग हो रही थी, डीएम साहब ने उसको बोला मैं तुझे सस्पेंड कर दूंगा। किसको? एसडीओ को। तो मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे रोना भी लगा कि एक अधिकारी ने मतलब अपना कर्तव्य अच्छा निभाया, और डीएम उसको कह रहा है। डीएम को यही पता नहीं कि ऐसे टाइम में क्या होना चाहिए। भाई किसी को, जब तुम्हें पता ही नहीं है, डीएम को नहीं पता है, तो अगर एक सक्षम आदमी जो सिविल डिफेंस का आदमी बोल रहा है कि भाई ऐसे हो रहा है, इतनी हो गई बात। उसके बाद उसको, तो मैं उसको मिलने गया जब, किसको? एसडीओ को। एसडीओ ने बोला राव जी कोई नहीं, मेरे क्या कर सकते हैं, मेरे पास तो 10 वो हैं, आपने बहुत अच्छा किया, मुझे बताया, उन्होंने भी सुना सब। तो मेरा कहने वाला है कि हम लोगों को तैयारी रहनी चाहिए, और हम लोग बातें तो ज्यादा कर देते हैं, लेकिन अंदर खाने मुझे लग रहा है कि हम वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। क्यों ध्यान, ठीक बोल रहा हूं मैं? ये उदाहरण मैं मैंने दे रहा हूं, और मेरे साथ घटी। लेकिन हम तो डरते नहीं, हम तो भैया, हमने तो देश प्रेम हमारे अंदर जज्बा है, और कहीं ना कहीं हम भी फ्रीडम फाइटर परिवार से जुड़े हुए हैं। तो ये मैं ज्यादा नहीं बोलते, मैंने ज्यादा बोल दिया तो, लेकिन मेरा टॉपिक निकल के मेरे को कुछ पता है तो बताया मैंने। शांति जो सब्जेक्ट ही इतना आपने यूनिक चुना है कि ये इस लेवल में मुझे लगता है कि ये आप लोग जितने भी उम्रदराज लोग हैं ये वही सोच सकते हैं इस टॉपिक में। जनरली युवा या हमारे टाइप के, मैं सबसे छोटा हूँ आप लोगों में से, शायद हमने सपने भी नहीं सोचा कि हम कभी इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो इट इज रियली ऑनर फॉर मी कि मुझे आप लोगों के सामने बैठ के अपना मुंह से कुछ शब्द बोलने के वो मिल रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। आप सब मुझसे वरिष्ठ है। वैश्विक शांति के बारे में आप सबने भी बताया है। सबसे पहले मुझे जो लगता है कि आपने दिया था कि पहले हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे अंदर देशभक्ति होनी चाहिए। आपने बोला था, बहुत अच्छी बात बोली थी कि आज अगर नॉर्थ कोरिया है, वियतनाम है, यूक्रेन है, क्यों रशिया जैसे देश जो है उसको इतना टाइम लग रहा है उसके साथ लड़ने में। वियतनाम ने 7 साल लगाए थे, तब भी उसका कुछ नहीं हुआ, वापस बुलाया उसने। तो इजराइल अभी देख लीजिए आप, पूरे मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है, लेकिन अकेला, उनके अंदर देशभक्ति है। तो वो जज्बा हम कैसे जागृत कर सकें, वो बिल्कुल भी नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। वी आर सेल्फिश, मेरा भला हो जाए और बाकी जाए भाड़ में, ये सिचुएशन चल रही है। उसको पता है कि यहाँ कमजोर लोग बैठे हुए हैं। चलो वैश्विक शांति के ऊपर सर, एक तो पर्यावरण के बारे में बात की आपने, डेवलपमेंट भी उस लेवल तक होना चाहिए। मैं अपने उत्तराखंड में आ जाता हूँ कि जो हम रेलवे टनल बना रहे हैं, या जो हमारी जो 4 लेन 4 धाम के लिए हम कॉरिडोर बना रहे हैं, काफी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, उसमें भी हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि डेवलपमेंट इज नेसेसरी, डेफिनेटली वी मस्ट नीड डेवलपमेंट, बट इट शुड बी अप टू सम एक्सटेंट। कि ये नहीं होना चाहिए कि मैंने 100 पेड़ मेरी जमीन में आए, मैं 100 के 100 काट दूं उस डेवलपमेंट के लिए।
तो उसमें थोड़ा सा विकास के साथ साथ बैलेंस बना के भी हमें चलना पड़ेगा। आपने सर FIIs का बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है अपना पैसा निकाल रहे हैं, आवर शेयर मार्केट आर ग्रेजुअली गोइंग डाउन, व्हाई कांट वी इंप्रूव आवर DIIs, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वी कैन मतलब स्ट्रेंथन देम। उसके लिए कोई ऐसी कार्यप्रणाली, हमारा जो मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय से या जो भी मंत्रालय उसमें होते हैं, वो उसको जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जैसे आपने भी बताया कि हमें जो है अपना जो हम प्रदेश में अपने देश में जो सामान बनाते हैं उसका इस्तेमाल करें, तो नेचुरली इफ वी इंक्रीज जो हमारा घर का अपना जो प्रोडक्शन है स्वदेशी, एग्जैक्टली 50% of the savers and investors, Sir. they are risk averse. Risk Definitely. averse means they don't want to put their money in risky assets. एग्जैक्टली So DIIs क्या होते हैं, जैसे आपने SIPs करी हुई हैं, जी, आप सभी ने yes करी yes हुई yes, हैं। everybody is doing that, sir. Yes, sir. तो DIIs उन्हीं से बनते हैं, and we cannot in any way be compared with those countries, developed countries. Developed countries, definitely. And 90% सर अमेरिका में जो पैसा लगता है वो शेयर मार्केट में लगता है ना। एंड वेयर हमें तो जैसे आप हम सब पेंशनर्स हैं, हम सब ये उम्मीद करते हैं कि मेरा पैसा फिक्स डिपॉजिट में जिसमें मुझे सेफ्टी में रहे हो। बिकॉज वी कैन नॉट 146 करोड़ लोगों में जिसमें कितने पेंशनर्स हैं, सॉरी हाँ, नहीं सर, सर आप अच्छे बुद्धिजीवी, मुझसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं, तो आपने ये जस्टिफाई तो किया कि हमें इतने लोगों को पेंशन बांटनी है। हमारे पास तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं देश हित में पेंशन छोड़ दूं, क्योंकि हमारी आजीविका उसी में निर्भर करती है। सो वी आर नॉट इन सच ए स्टेट दैट वी कैन गिव आवर पेंशन, वी कैन नॉट गिव दैट। तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, लेकिन जहां तक घरेलू उत्पाद जो हम हैं उनको अपने ऊपर हम अपना पहनावा ही देख लें आज की डेट में, टोटली दैट वी आर डिपेंड ऑन द वेस्टर्न कल्चर। हम अपनी संस्कृति भूल चुके हैं। मैं सम्मान करता हूं कि हमारा गोरखाली मंच भी इसमें शामिल है, और आप लोग जिस तरह से अपनी पहचान बना के रखे हैं, जिस तरह से आप आज विश्व के अंदर आपकी एक अलग पहचान है। आज अगर वहां पे क्वीन एलिजाबेथ अगर किसी को गार्ड चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, तो गोरखा लोगों को पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी ईमानदारी की पहचान है, उनकी अपनी ईमानदारी की पहचान है। तो बहादुरी और ईमानदारी भी एक ये भी है कि गोरखा छाती पे गोली खाता, पीठ पे नहीं खाता। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें ऐसे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, इनसे भी सीखना चाहिए कि आप देशभक्ति, आपने नेपाल में भी देख भी ली कि भाई किसी चीज की अति हो गई। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट वी मस्ट सपोर्ट हिम। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं उत्तराखंड क्रांति दल का सैनिक प्रकोष्ठ का केंद्रीय अध्यक्ष हूं। उत्तराखंड के बीजेपी से हमें, मतलब मैं बोल सकता हूं, लेकिन मोदी जी से हमें कोई शिकायत नहीं है। द वे ही इज लीडिंग द कंट्री, इट इज एक्सेप्शनल एंड इट इज एप्रिशिएबल। तो सर मुझे इतना ज्ञान नहीं है, आप लोगों से सीखूंगा हमेशा। एज ए सैनिक मेरे लिए जब बोला गया कि आज एयरफोर्स डे भी है, सबको उसकी शुभकामनाएं भी, कि एज ए सैनिक मैं यहाँ पे आया हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल भी नहीं हूँ। पहले फर्स्ट आई एम फौजी, उसके बाद बाकी चीजें। तो उसी वो सम्मान आप लोगों ने दिया सर, थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी कि मैं लेट आया हूँ। अच्छा, थोड़ा सा एक अनऑफिशियली अभी मैं बोलूंगा इसमें, एक चीज में बताऊं कि एयरफोर्स डे में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अभी क्या हुआ। अभी आपने बोला कि संबंध अच्छे होने चाहिए। अभी हमारे पास एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि जब रसिया और यूक्रेन के कारण हम लोग बिल्कुल दुविधा में पड़ गए, और हम कैसे पड़े थे दुविधा में, वो ऐसे पड़े थे कि जब हमारे पास रसिया के वो है क्या एयरक्राफ्ट है, ठीक है, और उनके टायर जो है ना यूक्रेन में बनते हैं, और ऐसी स्थिति हो गई थी कि शॉर्टेज घट गई थी। और लगा सकते हैं आप क्या स्थिति हुई होगी। और उसी समय अगर हमारे पास किसी का टायर तो छोड़ो, किसी का अटैक हो जाता है, कोई बात होती, क्या स्थिति बनती। इसीलिए इंडिया ने जो वहां पर बिल्कुल न्यूट्रल रहा ना दोनों में, बहुत खराब स्थिति हो गई थी इंडिया की। ये आप लोगों ने पता होगा, मुझे इसके बारे में आइडिया है थोड़ा सा। तो इसलिए जब सरदार जी ने कहा कि सबसे संबंध तो ऐसे तो बनाने पड़ते हैं संबंध, न चाहते हुए भी, जबकि इंडिया को उस समय रसिया को सपोर्ट करना चाहिए था। इंटरनली मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि हमारा तो दोस्त है रसिया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी थी, मतलब यूक्रेन के अगेंस्ट नहीं जा पाए। थैंक यू। 100% टैरिफ हम पे लगा दिया, केवल किसलिए कि हम वहां से तेल ले रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर इतना जज्बा है, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर इतना जज्बा है कि वो टस से मस नहीं हुआ उस केस में। उन्होंने कहा हम लेते आ रहे हैं, आज से नहीं है। गोर्बाचोव के आपने बताया था कि मिखाइल गोर्बाचोव जब रशिया के यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे, तो रूस कब हुआ हो 84-85 में, आई थिंक 84 में हुआ था, 84 में यूएसएसआर का पीसेस हो गया जब। तो
हमारा पुराना मित्र है, हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ और वो चीज आज विश्व के अंदर एक मैसेज गया है कि इंडिया जो है स्वावलंबन और अपना इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो अमेरिका को भी आप 100% है या दोनों तरफ से होनी चाहिए ना सर। बिल्कुल। सर मैं एक ये भी आउट ऑफ टर्न हो सकती है एक बात, मैं सबको मतलब फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ कि सब लोग कहेंगे कि आप कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं। सर फ्यूचर में 1,80,000 रुपए का 10 ग्राम चल रहा है आज की डेट में, 1,80,000 जो कि अभी प्रेजेंटली 1,40 है। तो जैसी शांति चल रही है ना, वैश्विक शांति, तो बेटर होगा कि इन्वेस्टमेंट को ठीक है, तो लास्ट में कि ये एक ऐसा मंच है जो समाज को एक दिशा देता है। हर स्तर पे हमेशा समाज को एक डायरेक्शन दी है। नेगेटिव पॉजिटिव काम होते रहते हैं और हम इन विचारों को लेके आगे भी जाते हैं। ये हमारा सौभाग्य और सभी लोग हमारे लिए वंदनीय है, अभिनंदनीय है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं अब ज़्यादातर मेरा भी पहाड़ों की तरफ काम रहता है, समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ मैं अभी एक गांव में गया था, तो वहाँ पे महिलाओं का संगठन है और दूरस्थ है, वो भी चाइना बॉर्डर लग जाता है उधर से, तो उनको यहाँ क्या चल रहा है उसका इतना पता नहीं होता। तो मेरे से संगठन की महिलाएं बोली कि क्या चल रहा है देश दुनिया में, क्या चल रहा है। हमारा मुख्यमंत्री वही है कि कोई बदल गया, बदल जाते, जनरल चर्चाएं उन्होंने की। तो मैंने जो यहाँ चल रहा है वो भी बात करी। तो मैंने क्या, आप कैसा चाहते हो, कैसा देश, कैसी दुनिया चाहते हो। तो मेरे से वो एक महीना बोली कि देखिए आज की जो परिस्थिति है विघटनकारी हो रही है समाज में। अगर हम उसको विघटन को छोड़ के सब एक हो जाए, जुट होके काम करें, जो व्यक्ति जिस जगह पर रह रहा है वहां पे एकता के साथ काम करें, शांति के साथ बात करें, सद्भावना के साथ बात करें, हम अपने घर को सही रखेंगे तो हम देश दुनिया में अपनी एक पहचान बनाएंगे। हर व्यक्ति अपने आप में एक सैनिक है अगर वो यहाँ पे अपने घर पे काम करता है। तो फौज में रहना, भर्ती होना, वो उनका विचार है जो मैंने उनके साथ शेयर करे। तो मेरे से कह रहे कि समाज एक ऐसा हो गया है कि मुंह में राम बगल में ईंटें, मिल जाए राम तो खूब ही पीटे। तो इन चीजों से हमें बदलाव होके आनी पड़ेगी। और परिस्थितियां ऐसी है, गांव की महिलाओं ने मेरे साथ जुड़ के कुछ गीत बनाए हुए। तो एक महिला उन्होंने गीत गाया कि गांव की बात गांव में लगानी और सुच्चा रखना घड़े का पानी। हम आरओ जैसी संस्कृति से दूर रह के हमको अपने घड़े का पानी भी शुद्ध रखना है, स्वास्थ्य भी सही रखना है और वहां से ही हमें आगे बढ़ना है और यही दिशा देनी है। आज माइग्रेशन चिंता का विषय बन रहा है पर्वतीय क्षेत्र में, कि वो माइग्रेशन एक अलग तरह का माइग्रेशन हो रहा है। हमारे बच्चे नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे 5-5 कमरों के मकान है, एक कमरा लेके बच्चा रह रहा है, जॉब भी कर रहा है, और अगर कोई बीमार होके आ रहा है तो यहाँ आ रहा है, वहां का हॉस्पिटल बंद है। तो हमें ये बात करनी है कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधा सरकार ने दी है तो डॉक्टर भी रहे। आज डॉक्टर नहीं रहना चाहता, आज मास्टर नहीं रहना चाहता। इन सब के लिए हमें प्रयास करना है, तभी हम माइग्रेशन को रोक सकते हैं। हमारे बच्चे यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से कुछ अलग तरह के लोग पहाड़ में जा रहे हैं जो वहाँ की संस्कृति और प्रकृति को खराब कर रहे हैं। ये सोचने की विषय है हमारे लिए, ये भी आज के दिन हमें सोचना पड़ेगा। और मैं सबका प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भारतीय वायुसेना दिवस पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को भी मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहता हूं, क्योंकि हम सभी वेटरन सभी सेना से हैं। तो आज इस वक्त ऐसे दिन में भारत और वैश्विक शांति की चुनौतियों का जो सब्जेक्ट आप सभी संयुक्त नागरिक संगठन गोरखाली सुधार सभा के तत्वाधान में यहाँ हो रहा है, बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लेके आप लोगों ने यहाँ पर जो चर्चाएं की हैं, बहुत ही अच्छा एक संदेश जो जाएगा आगे। सभी वक्ताओं ने एक वैश्विक शांति और चुनौती, इसके चुनौती के बारे में बताया। मैं इसके जो अशांति फैलती है उसके जड़ में जाना चाहता हूँ। सिविल इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस में एक शब्द आता है फिफ्थ कॉलम। आप लोग आर्मी वालों को शायद मालूम होगा फिफ्थ कॉलम क्या होता है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम के बाद आता है फिफ्थ कॉलम। फर्स्ट में पेट्रोलिंग, सेकंड अटैक, थर्ड में डिफेंस, फोर्थ में रिऑर्ग, और फिफ्थ में जो ये जो कॉलम है ये आप हम सब के बीच में। मुझको पता नहीं मेरे दोस्त इस फिफ्थ कॉलम में है क्या है, हमारे पड़ोस में कौन है, क्या वो फिफ्थ कॉलमिस्ट है? ये फिफ्थ कॉलमिस्ट ऐसे लोग हैं
जो जाने अनजाने में उस देश के प्रति नफरत फैलाए हुए रहते हैं और युद्ध होने पर शत्रु देश के साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसे जो ट्रुथ्स होते हैं उसको फिफ्थ कॉलम कहा जाता है, जो कि हमारे समाज के बीच में वो घुल मिल कर बैठे हुए हैं। तो ऐसे के कारण कुछ मुख्य कारण है। एक तो जातिवाद, दूसरा अशिक्षा, तीसरा भ्रष्टाचार के कारण है। इसके डिटेल में जाएंगे तो कारण बहुत से निकलेंगे। जब तक आप उनको रोकथाम के लिए उनके जड़ तक जाए, उनको आदमी को पहचान करें, पहले तो उनको समझाएं, अच्छी तरह से समझाएं। फिर भी अगर वो नहीं मानते तो दूसरा इलाज है योगी जी। तो योगी जी ने जैसे किया है अभी पूरे यूपी में, वो ये ऐसा तो पूरे भारत में होना चाहिए था, लेकिन सब अपने वोटरों के खातिर सब शांत हैं, सब जैसे ठीक कर रहे हैं ऐसे बोलते हैं, लेकिन जो सही चीज है ये होना चाहिए। तो मैं सभी से निवेदन ये करता हूं कि अपने आस पड़ोस सब ऐसे आदमियों को पहचानें, इनसे दूरी बनाए रखें, और उनको कोई ऐसे करता है तो हो सकता है आपको पुलिस में भी रिपोर्ट करना पड़े, ताकि उनको पता चल सके ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे बीच में। तो इनकी रोकथाम के लिए एक यही कार्रवाई है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी आपने सबने विचार रखे, बड़ा अच्छा लगा, विभिन्न प्रकार के थे, और किन किन चीजों पर हमें विचार करना चाहिए। मैं जब सुबह उठा तो भाई आज तो एयरफोर्स डे है, हम अक्सर ही होता था क्योंकि साथ जाते थे फंक्शंस में, तो आज नहीं जा पाए भैया, हमारे ये भी है और कहीं जाना भी नहीं। तो मेरी टाई आप देख रहे होंगे, इसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों है। क्यों है? क्योंकि हमारे जब बंगाल इंजीनियर्स हैं, ये एफिलेटेड है एयरफोर्स के साथ भी और नेवी के साथ भी, हमारा एफिलेशन है। तो हर बार आप देखते होंगे, अगर हमें कोई एयरक्राफ्ट चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए, तो एकदम से जहाज आ जाते हैं। यहाँ नेवी वाले भी हमारे साथ आ जाते हैं, हमारे फंक्शंस होते हैं वहाँ पर भी सभी लोग आते हैं। तो ये एक आपस में समन्वय है ऐसा। तो उस चीज़ को मैं अभी इसमें बताना चाहूँगा। अभी हमारा आप देखते हैं हमारे यहाँ आजकल जो है वो वातावरण की बात आती है कि क्या हो रहा है हमारे पास डेली आजकल। मैं जगह जगह में आप देख रहे हैं कि पहाड़ गिर रहे हैं, कुछ हो रहा है, नदियां अपना रास्ता ढूंढ रही हैं। ये सब क्यों हो रहा है? आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, हमारे जितने पहाड़ होते हैं, अभी भी हैं, एक नेचुरल कोटिंग आती है उनके ऊपर में, जिसमें कि वो बारिश को पानी अंदर नहीं जाने देते हैं। वो पानी कुछ भी बारिश हो, पहाड़ के अंदर पानी नहीं जाएगा, वो बह जाएगा नीचे, वो जाके नीचे जाएगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, सड़कें बनाई, तो सड़क तो बना दी, लेकिन जो बीच में गैप रखा पानी जाने के लिए, वो नहीं छोड़ा, तो पानी अंदर जाता है। इस प्रकार से शहर बने, गाँव बसे, उस पानी कहाँ जाता है? हम लोग अपना पानी भी साथ में उसमें पहाड़ में अंदर घुसते हैं, लेकिन पानी जो है बाहर जाना चाहिए, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। हमारे बड़े बड़े टाउन जो है वहाँ पर भी नहीं है, जो एक सीवरेज सिस्टम है वो नहीं है वहाँ पर, कि जब पानी होगा सीवरेज वो थ्रू पाइप्स नीचे जाए, नदी में जाए। तो ये चीज़ नहीं है। इससे क्या हो रहा है, जगह जगह में गल जाते हैं। पानी जब अंदर जाता है तो क्या होता है कि मिट्टी गल जाती है, वो अपनी पकड़ छोड़ देती है। पकड़ होती है, मिट्टी में ही पकड़ है, वो पकड़ तब तक रहती है जब तक पानी नहीं हो, मतलब इतना पानी डाल दिया आपने तो पकड़ खत्म हो जाती है। तो इस कारण हम देख रहे हैं हर दिन जो पहाड़ गिर रहे हैं, एक कारण है उसका, मुख्य कारण यही है। आपने देखा होगा कि जगह जगह में, पीछे मैं कई बार लिख चुका हूँ लेकिन सुनता नहीं है कोई, तो मैं बताना चाहता हूँ कि यदि ये जब तक हम उसको रोकेंगे नहीं, कोई उपाय नहीं करेंगे, तो देखिए पहाड़ को सूखा रखना है। वी मस्ट कीप द हिल्स ड्राई। वो ड्राई नहीं करते, हम क्या करते हैं, ऐसा करें, ये लो भाई कोई बात नहीं, को रखने पड़ता नहीं। सबसे पहले हमें सीवरेज सिस्टम करना है कि जहाँ पर गांव बसे या शहर बसे, जो कुछ बसे, देखिए सारा पानी जो होगा उसका आप पाइप द्वारा नीचे जाए, दरिया में जाएगा, लेकिन इसके अंदर नहीं जाने देंगे। जब अंदर नहीं जाएगा तो पहाड़ क्या रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, और वो इस तरह एवलांच नहीं होने, जो आप डेली देख रहे हैं कि आज यहाँ हो गया, वहाँ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पर पानी ज्यादा अंदर है, जहाँ पानी ज्यादा गया है वो फट से नीचे आ जाएगा, खुल जाएगा। तो ये हो रहा है, उसको रोकना है। ये इसके लिए मैंने लिखा भी था, लेकिन नहीं हो, वो मैं लगा हूँ। मैं तो शुरू से ही मेरे ये हुआ है कि कोई ना कोई जो चीज़ होती है करने के लिए, तो उसके लिए खड़ा हो जाता हूँ।
मतलब उसके लिए ये नहीं होता कि नहीं मैं नहीं करूंगा, चलो लड़ते हैं, जितना कर सकते हैं करते हैं। तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हमें कोई ना कोई ऐसी बात अपने मन में नहीं ये ना कि मैं उसको लेके बैठ जाऊं कि मैंने ऐसा किया था। नो, जो भी होते मतलब जिस तरह के भी लड़ाई हो, चाहे मल्टी स्टोरी के खिलाफ लड़े हो, सड़कों के खिलाफ लड़े हो, चौड़ाई के कनाल्स के खिलाफ लड़े हो, मतलब लड़ते हैं लेकिन उनको बताने के लिए, इसलिए नहीं लड़ते कि हम ठीक है करने के बाद हम दूसरे रोड चले जाते हैं, चलिए क्या। तो ये चीजें जो है हमारी हमें देखने वाली है हमारे देश में। हम कहते हैं अपना सबसे बड़ी बात यही है कि अपनी जो चीजें हमारी बन रही है देश की, उन चीजों का इस्तेमाल करें। तो करने से क्या हुआ कि मैंने जैसा बताया कि अंत से हमारे ये वो स्ट्रांग हो जाएंगे। देश तभी हमारा स्ट्रांग हो सकता है जबकि हम देश के बारे में सोचें कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो देश के खिलाफ हो, उसके लिए कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। तब मन में आना चाहिए लोगों में, अरे नहीं वो बाहर जाएंगे कुछ और बोल देंगे, यहाँ कुछ और बोल देंगे, कुछ ज्यादा नो, हमारी जो आवाज है एक रहनी चाहिए। जब तक आवाज एक नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं और भी कई सारी बहुत सारी सी बातें हैं जो कि आप लोगों ने कहीं बताई हैं, मैं भी कई बार बता सकता हूँ कहीं काफी सारी बातें। लेकिन ऐसा है कि सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे अंदर में एकता की भावना आना बहुत जरूरी है। हर एक के अंदर में एकता की भावना है, ये ऐसे मेरा देश है और मैं देश की चीज यही करूंगा और जो देश में चीजें बनती हैं उन्हें इस्तेमाल करूंगा, जो नहीं बन रही उनको बनाऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 93 में रिटायर हुआ तो उसके बाद में मुझे नेशनल कमीशन फॉर लैंड रिफॉर्म्स में ले लिया गया। ढाई साल लगे हमें उनको जाने में, सारा 2 साल फिर घूमे और जगह जगह पता किया भी क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या है बताइए, हम उसको करेंगे। तो सबसे बड़ी बात जो उसको हमने की, आप पटवारी लोग पहले होते थे कमीशन एजेंट होते थे, पहले कमीशन एजेंट होते थे। हमने कहा नहीं सर इनको पक्का कीजिए, इनके पास इतना रिकॉर्ड है, इनकी बात हर एक को मानता है, कचहरी में आती है, तो हम क्यों नहीं इनको पक्का करते। फिर उन्हें और ये इनको पता नहीं था कहाँ रहते हैं, तो उनको ऑफिस दिया गया, मकान दिए गए रहने के लिए और कहा कि इन नक्शों के लिए आप संभाल के रखिए। तो ये नई चीज पता की कि जो है पटवारी वगैरह सब जो परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए सब कमीशन एजेंट है, जब जितना पैसे मांग लिए वो दे दिए, इसने कहा साहब हमने 100 रुपया दे 200 रुपया दे दिया, उन्होंने फिक्स कर दिया 10 रुपये में आपको कॉपी मिलेगी। तो ये चीज ऐसे कर रही है जो कर रहे हैं, जो हो रही है, जिसमें हम लोग भी इन्वॉल्व थे काफी। तो इस तरह की मैं बताना चाहता हूँ। और कई चीजें जो मैं जब मैं भारत भ्रमण किया उसमें गया कि जगह जगह गया कि भाई आप लोग को टैक्स बड़ा बड़ा कम लगता है। मैंने कहा भाई जब रिटायर हुए थे, जब वो थे कंट्री आजाद हुआ था, कितना टैक्स देते थे सर, 1 रुपया पर वो देते थे। मैंने आप कितना देते, अभी वही दे रहे। अरे भाई क्यों नहीं इसको बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा, इसलिए कि वो लोग नहीं चाहते। वो कहते हैं कि अगर बढ़ाया हमने टैक्स बढ़ाया तो हमारी तो वोट चली जाएंगी, यहाँ से कहीं और चली जाएंगे, हमारी वोट कम हो जाएगी। तो मुझे सुनकर बड़ी हैरानगी हुई सोच करके, लोगों को ये भावना है खाली वोट के लिए हम देश को बेच दें। मैं सर्वे मीडिया में था, हमने नक्शे बना के दिए थे, क्या हुआ उनका, आपने इसमें क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया। तो उन्होंने मुझे कहा, मुझे पकड़ के लेके एक बड़ी कमरे में, कहता है ये 2 सारा कमरा जो हमारा आपके नक्शों से भरा हुआ है। मैंने क्यों भाई, इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। अरे भाई तुम्हें चीज बनाई है, वो कहते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारी तो वोटें कट जाएंगी सब, ये तो खत्म रहेगा सब कुछ। तो ये भावना जो है देश के लिए नहीं है, उसके लिए मेरी वोट जो है ना कट जाएंगी, मेरा यहाँ से ये हो जाएगा ना। हमें जब तक कि देश के लिए भावना नहीं आएगी, मैं सब कुछ भी हो मैं देश के लिए खिलाफ नहीं करूंगा। तो ये भावना बहुत जरूरी है। तो ये मैं आज के दिन यही चाहूंगा, जबकि एयरफोर्स को बधाई देते हुए कि देखिए आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा है, उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई है। अभी देखिए पीछे उन्होंने शक्ति दिखाई है कि हम शक्ति क्या है, कितनी हमारी शक्ति है, और लेकिन सब ने मिल के दिखाई है। ऐसा नहीं भाई मिसाइल यहाँ से ली ये दिया, वो सब कुछ बताया आके देखिए, सब इस तरह की बातें हम कर सकते हैं। अगर मिल के काम करें तो हम जो चाहे कर सकते हैं। तो आज के दिन में इतना ही कहूंगा कि आप सबने भी ऐसे विचार रखें, बहुत अच्छा है, और हम अक्सर मिलते रहें और ऐसी धारणा बढ़ाते रहें ताकि देश के लिए हम कुछ कर सकें। धन्यवाद। हमारी आर्मी के अफसर और सामान्य नागरिक संस्थाओं के प्रतिनिधिगण आज इकट्ठे हुए और हमारी चिंताएं ये थी कि दुनिया में शांति कैसे स्थापित हो, युद्धों का खतरा कैसे कम हो, इसके साथ साथ हमारा देश भारत आत्मनिर्भरता की ओर सशक्त बने ताकि हमको विदेशी ताकतों पर निर्भर ना रहना पड़े। तो ये एक संकल्प हमने लिया है कि स्वदेशी फर्स्ट, ताकि हम आयात पर निर्भरता हमारी कम से कम हो। और आज हमारी सफलता यही है कि कम से कम देहरादून के सबरान
पूर्व सैन्य अधिकारी एक जगह बैठे और उन्होंने चिंताएं भी व्यक्त की कि हमको कैसे आगे पर्यावरण के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में किस तरह से हमको आगे एक सोच को विकसित करना है और अपने देश को मजबूत बनाना है। इसके साथ साथ आपका धन्यवाद।